औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल द बॉडी ऑफ फंगस के नाम से चैप्टर नंबर 8 का ये सेकंड आर्टिकल है, जो कि इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई नहीं आएगा, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। इससे पहले कि मैं प्रोसेस को आगे चलाऊं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको जो है आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट्स मिल सकें। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। ये एक मॉरल की डायग्राम है। मॉरल एक्चुअली अगेन इट्स अ टाइप ऑफ फंजाई जो कि खाने के लिए भी, इस मॉरल में कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ होती हैं जो कि डेलिकेसीज़ के अंदर शामिल हैं। इसको वर्ल्ड वाइड खाया भी जाता है। अगर आप इसकी पूरी बॉडी को देखें तो हम इसको नाम दे देते हैं माइसीलियम का। अगर कोई आपसे पूछ ले कि माइसीलियम किसे बोलते हैं, तो मोर साइंटिफिकली हम किसी भी फंजाई की बॉडी को माइसीलियम का नाम देते हैं, जनरलाइज्ड वे में। इस माइसीलियम को अगर हम एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर इनलार्ज कर रहे हैं तो आपको माइक्रोस्कोपिकली इस तरह के बहुत सारे हाइफी नज़र आते हैं। आपको स्लेंडर, इलोंगेटेड, थिन, आपको स्टॉक्स नज़र आती हैं, रेशों की तरह, फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। इन्हें हम बोलते हैं हाइफी। सिंगुलर इसका हाइफा है। अब ये जो हाइफी हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? देखें, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो इन्हीं हाइफी से रिलीज होते हैं, इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर से रिलीज होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना ज़रूरी होता है, ये हाइफी उसके ऊपर स्प्रेड कर जाते हैं, और जितने ज़्यादा ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनते जाते हैं उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा होता जाता है, और ये फंजाई इजीली उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइफी की तरफ। मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनाई हैं, ए, बी एंड सी। अगर आप देखें तो कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनके जिस वक्त जिनके हाइफी को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखे आते हैं देखने के लिए, तो उनके क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, सेप्टा मौजूद होते हैं। हम इस तरह की फंजाई को सेप्टेट हाइफी का नाम दे देते हैं। हम ये कह देते हैं कि ये जो फंजाई है, इनके पास हाइफी किस किस्म के हैं? सेप्टेट हाइफी, क्रॉस वॉल्स के साथ। फिर बी में अगर आप देखें तो आपको कोई क्रॉस वॉल नज़र नहीं आती, लेकिन इट डजेंट मीन कि एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में डिस्टिंक्शन नहीं है, डिस्टिंक्शन होती है। और इस तरह के हाइफी को हम बोल देते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी या एसेप्टेट हाइफी। फिर हम बात करते हैं एक बड़ी थोड़ी सी देर के लिए, कुछ फंजाई इस तरह की सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव फॉर्म है इसकी, से डाइकैरियोटिक हाइफी बोल देते हैं, डाइकैरियोटिक हाइफी। क्वेश्चन ये है कि अगर हम सेप्टेट हाइफी की बात करें और इसके दरमियान क्रॉस वॉल आपको नज़र आ रही हो, तो ये अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ किस तरह से करते हैं? अगर आप इस डायग्राम को इन लार्ज व्यू में देखें यहाँ पर, तो मैंने जहाँ पर इसका सेप्टा है, मैंने उस सेप्टा को कट करके 2 सेल्स को सेपरेट कर दिया है। सेपरेशन के बाद आप देखें, आपको इनके दरमियान में होल नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि जो क्रॉस वॉल है, इट डजंट मीन कि ये ब्लॉक करने के लिए इसके अंदर एक बाकायदा पोर मौजूद होता है, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है या
जो ट्रांसलोकेशन है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स है, उसको ये करवाने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर हम चलते हैं इसकी सेल वॉल की तरफ। दिस वन, अगर आप इसकी सेल वॉल को स्टडी करें, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसे काइटिन बोलते हैं, इसे चिटिन भी बोला जाता है, इसे काइटिन भी बोला जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मोस्टली हम देखते हैं कि जब हम प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं तो मोस्टली प्रोटीन के नाम के लास्ट पे IN आ जाता है, और इस IN की बिना पर हम पहचानते हुए इसको भी गलती से प्रोटीन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मायोसिन एक प्रोटीन है, IN है लास्ट पे, एक्टिन प्रोटीन है, IN है लास्ट, केराटिन प्रोटीन है, IN है लास्ट पे। लेकिन जब हम काइटिन की बात करेंगे तो काइटिन के IN को देखते हुए हम इसे प्रोटीन नहीं कह सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ये पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का। लिहाजा इसकी जो सेल वॉल है, इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है वो काइटिन का मटेरियल मौजूद है, मेजर कंपोनेंट काइटिन है यहाँ पे। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो बॉडी है, जिसे हम माइसीलियम बोलते हैं, इसमें जो वैरायटी ऑफ एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इतने वैरायटी ऑफ एंजाइम्स हैं कि ये उन मटेरियल्स को भी ब्रेक करने की एबिलिटी रखती है जिन मटेरियल्स को नॉर्मली एनिमल्स और प्लांट्स भी समटाइम जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लिग्निन, एक मैंने केमिकल का नाम लिया, मटेरियल का नाम लिया, ये प्लांट के अंदर रिलीज़ होता है और जाइलम ट्यूब्स के अंदर उन्हें नॉन वर्किंग करने के लिए, उनके अंदर जमाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वुड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लैक कलर का मटेरियल है, तो उसको भी ब्रेक करने की एबिलिटी जो है ये फंजाई रखती हैं। फिर इसी तरह सेलुलोज इजीली ब्रेक कर सकता है, सेलुलोज को फंजाई जो है। लिहाजा उन तमाम मटेरियल्स को ऑलमोस्ट ये ब्रेक कर सकती है जिनको नॉर्मली दूसरे ऑर्गेनिजम्स ब्रेक नहीं कर सकते, या समटाइम बैक्टीरिया भी इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब हम बात एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट करते हैं कि अगर हम इन हाइफी को, फॉर एग्जांपल देयर आर इनॉर्मस हाइफी, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ हाइफी, अगर हम इनको इकट्ठा करते जाएं तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कोई सी मॉरल भी हो सकती है, वो मशरूम भी हो सकती है, ट्रफल भी हो सकती है, कोई भी एक लार्जर बॉडी जो है वो बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इन तमाम जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, इन तमाम के स्ट्रक्चर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसे हम हाइफी बोल रहे हैं, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट वाहिद वो एक यूनिसेलुलर फंगस है जो कि हाइफी पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसका स्ट्रक्चर हाइफल स्ट्रक्चर नहीं है, एक सिंपल एक सेल पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर जिसे हम यीस्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके जो न्यूक्लियस हैं, फंजाई के जो न्यूक्लियस हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। देखिए, जितने भी फंगस हैं उनकी जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ट्रांजिएंट का मतलब होता है ब्रीफ टाइम के लिए वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। वो डिप्लॉयड इसलिए होते हैं कि उन्होंने अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लेके जाना ही जाना है। जैसे ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की तरफ चलते हैं, जो कि हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो वक्ती तौर पे दो न्यूक्लियाई होने की वजह से हम उसे कह देते हैं कि ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जिसके बाद दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्सिंग की तरफ चला जाता है। अब हम बात करते हैं येलो बॉक्स की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट येलो बॉक्स है कि एक सिंगल माइसीलियम, मतलब एक सिंगल फंजाई की जो बॉडी है, एक्सेप्शनल केस की हम बात करें, तमाम फंजाई इसको फॉलो नहीं करती, एक सिंगल माइसीलियम तकरीबन 1 किलोमीटर तक अपने हाइफी को फैला सकती हैं एक दिन के अंदर। तमाम, मैं फिर यही बात बोलूँगा, तमाम ये काम नहीं कर सकती, लेकिन एक और चीज़ फैक्टर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक मैटर और वाटर क्या अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। फिर एक और फंजाई है, यहाँ पर आर्मिलेरिया का जिक्र किया हुआ, ये एक पैथोजेनिक ग्रुप ऑफ फंजाई है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आर्मिलेरिया एक जीनस का नाम है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं,
इनमें से एक बड़ी मशहूर फंजाई है, उसे बोलते हैं हनी फंगस। अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें तो आपको इसकी बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स भी नज़र आ सकती हैं। इट लुक्स लाइक हनी कलर और मशरूम्स लाइक ये एक सारी फंजाई हैं और बड़ी वास्ट स्प्रेडिंग फंजाई हैं। ये एक पैथोजेनिक फंजाई है और ये ग्रो कर सकती है अप टू 15 हेक्टर्स यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर तक। लेकिन ये पैथोजेनिक किसके लिए है? कॉनिफर्स के लिए, वुडी ट्रीज के लिए। ये एक सेंट्रल से पेरिफेरल की तरफ ये ग्रो करती है और बहुत तेज़ी के साथ एक पूरे ट्री को जो है वो उसके ऊपर ग्रो करके उसको डिजीज़ करके उसको ख़त्म कर सकती हैं, उसको डिकम्पोज कर सकती हैं। लिहाजा कॉनिफर ट्रीज़ के लिए, जो कि बहुत बड़े साइज़ के ट्रीज़ होते हैं, उनके लिए ये एक किस्म का थ्रेट भी है। कुड इट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म? सोचने में भी आता है कि क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि 10,000 मीटर स्क्वायर तक फैल सकता है। इसमें कन्फ्यूजन्स हैं। देखें, एक इंडिविजुअल का फैलाव जो है वो एक डिफरेंट बात है, हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि कॉनिफर ट्री के ऊपर मल्टीपल आर्मिलेरिया के ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते जाते हैं, प्रोड्यूस होते जाते हैं। इसका मतलब हर इंडिविजुअल अलग अलग से है। लिहाजा यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो आपके लिए सर्च करने के लिए बुक ने छोड़ा हुआ है और इसका मैंने अभी आपको आंसर बता दी कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स आसानी के साथ समझ आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजी मेमोराइज़ नहीं की जा सकती, समझी जा सकती है। तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो सकें। थैंक यू वेरी मच।